यदि हौसला और जज्बा बुलंद है तो नामुमकिन कुछ नहीं, बस कदम बढ़ाने की देर है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं हमारा सुबह का खास कार्यक्रम सुप्रभात। आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की प्रमुख सुर्खियां और उनके मायने भी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 1 वर्षीय समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज उद्घाटन। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। देश भर में 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से गाया जाएगा वंदे मातरम। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक 1 वर्ष तक चलेगा राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज हरियाणा दौरा। सोनीपत में एसआरएम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को करेंगे संबोधित। पुडुचेरी विश्वविद्यालय की प्रगति पर उपराष्ट्रपति को दिया गया प्रेजेंटेशन। उपराष्ट्रपति ने ड्रग्स से युवाओं को बचाने और छात्राओं की सुरक्षा पर सख्ती की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, शिक्षा का वातावरण सुरक्षित और स्वच्छ होना ही सर्वोपरि। बिहार में रिकॉर्ड लगभग 65% मतदान, अब तक का सबसे ऊंचा सहभागिता स्तर। चुनाव आयोग बोला, यह लोकतंत्र की जीत, जनता में राजनीतिक जागरूकता और विश्वास का नया संकेत। और 2026 T20 विश्व कप का फाइनल अहमदाबाद में तय। 5 प्रमुख स्थलों की सूची तैयार। खेल, उत्साह, अवसंरचना और दर्शकों की उम्मीदों में उछाल। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह का आयोजन करेगा। यह आयोजन आज से अगले वर्ष 7 नवंबर तक चलने वाले 1 वर्ष की राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ होगा। यह स्मरणोत्सव इस कालातीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है और राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का अलख जगाया है। उद्घाटन समारोह की मुख्य विशेषताओं में वंदे मातरम के 150 वर्ष के इतिहास पर एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी का आयोजन शामिल होगा। एक लघु वृत्त चित्र फिल्म का प्रदर्शन और एक स्मारक डाक टिकट स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर संबोधित करेंगे और समकालीन भारत में वंदे मातरम की स्थायी प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय गौरव, एकता और सांस्कृतिक विरासत के संदेश पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों की भी शुरुआत होगी। This eternal salutation to the motherland was composed by Bankim Chandra Chatterjee and was first published in the literary journal Banga Darshan on 7th November 1875. Today, it continues to stir the soul of India even after 150 years. Featured in Bankim Chandra's immortal novel Anandamath, this hymn became a rallying cry for India's freedom movement, inspiring many patriots to fight against colonial rule. Vande Mataram unified a nation in spirit and purpose, celebrating the motherland as the source of strength, sacrifice and pride. As India marks 150 years of this timeless national song, we honor its enduring message, unity in diversity, love for the motherland and devotion to the country. इससे पहले गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होना विविधता में एकता के महादेश भारत की सामूहिक कंठ ध्वनि का स्वपूर्त
जन उत्सव है। देखिए, वंदे मातरम किन परिस्थितियों में लिखा गया, कहां से वंदे मातरम लिखने की प्रेरणा उत्पन्न हुई, कैसे वंदे मातरम ने भारत के आजादी के आंदोलन को दिशा देने, आंदोलन की दशा को परिवर्तित करने और आंदोलन में देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने में जिस तरह की भूमिका का निर्वहन किया था। वर्तमान की पीढ़ी उस भूमिका को समझे, उस परिप्रेक्ष्य को समझे, उस कंटेक्स्ट को समझे और उनका जो योगदान और बलिदान था उस बलिदान को एक बार पुनः स्मरण करें। इस दृष्टिकोण से वंदे मातरम के इस महान गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आज ये प्रदर्शनी लोकार्पित हुई है और इसके साथ साथ में ये प्रदर्शनी डिजिटल फॉर्मेट में हमने देश के सभी स्थानों पर भेजने, कल 150 स्थानों पर कार्यक्रम होगा, उन सब स्थानों पर इसको प्रदर्शनी को भेजने की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ में कल माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरिमामयी कार्यक्रम में इस वंदे मातरम के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव और अपने संकल्प को प्रदर्शित करते हुए देश के लिए एक स्मरण उत्सव के अवसर पर एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का विमोचन करेंगे, एक पोर्टल का लोकार्पण करेंगे जिसमें देश के सभी लोग अपनी आवाज में गा करके वंदे मातरम को उस पर अपलोड कर सकेंगे। देश भर में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ कल से होने वाला है जो पूरे 1 साल चलेगा और मैं ये मानता हूं कि इस 1 साल के कालखंड में वंदे मातरम के इस डेडिकेटेड 1 ईयर से इस 150 साल के उत्सव से निश्चित रूप से इस वर्तमान समय में जब भारत संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, देश में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह और एक नए संकल्प की प्रेरणा का उदय होगा। वंदे मातरम की गूंज अमर, भारत की धरती का स्वर अमर। एक गीत नहीं एक भावना है, जन जन के मन की साधना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था गान, जगा गया भारत में अभिमान। 20 वर्ष हुए उस पुकार को, जग उठे थे वीर ललकार को। अनंत बलिदानों की ये कथा मां के चरणों में अर्पित प्रथा, जब उठी वंदे मातरम की तान, उठी थी अंग्रेजी शान। भूखे नंगे पर थे दिलदार, मां की जय में लगे पुकार। ये गीत नहीं स्वतंत्रता की लौ है, हर शब्द में भारत की धरोहर खो है। आन बान शान का ये गान, हर दिल में बसता हर प्राण। आज भी जब गूंजता ये स्वर, लहराता है तिरंगा अंबर भर। अंबर भर, अंबर भर, अंबर भर, अंबर भर, अंबर। वर्षों की ये याद दिलाती, भारत माँ सबको बाहों में समाती। चलो फिर से वो दीप जलाएं, माँ भारती का मान बढ़ाएं। हर दिल बोले, हर जन गाए, वंदे मातरम की गूंज सुनाए। वंदे मातरम की गूंज सुनाए। आज भी जब गूंजता है ये स्वर, तो लहराता है तिरंगा शान से अंबर पर। निश्चित रूप से वंदे मातरम हर भारतवासी के मन में अलख जगाता है राष्ट्रभक्ति की। आज पूरे देश में पूर्ण संस्करण का सामूहिक गान आयोजित होगा। इसे संस्कृति को पुनः जोड़ने की बड़ी पहल भी माना जा रहा है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे खास मेहमान, जो वर्चुअली माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रोशन जी। रोशन जी, आज के युवाओं में राष्ट्र भावना को जोड़ने के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि बहुत ही उत्तम और जो भी विचार आया कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनानी है। दरअसल इस में हमारे युवाओं को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो हमने देश की आज़ादी ली है उसमें कितना संघर्ष किया है। देखिए, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा था, उसमें ये गीत लिखा था, लेकिन उससे पीछे ये क्यों लिखा गया? दरअसल जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1857 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया था। तो बंगाल में जो बक्सर है, वहां साधु आंदोलन चला था, सन्यासी आंदोलन जिसे हम कहते हैं। जी। और वो इतना भयानक आंदोलन था कि उन्होंने अंग्रेजों की चोले हिला दी थी। वो 1783 से लेकर और 1800 के बीच चला, जिसमें अंग्रेजों ने बहुत सारे साधु सन्यासियों को फांसी पर भी लटकाया था। तो वो जो संघर्ष, जो आजादी का आंदोलन चला था, वो शुरुआत से ही हो गया था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी थी, तब से ही आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। और जब ये आंदोलन तेज होता चला गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब ये गीत लिखा, तो ये राष्ट्रगीत बन गया। ये हमारे जो आंदोलनकारी जितने भी थे, उनमें ये नई ऊर्जा का संचार करता था, उनमें जज्बा जगाता था। और वही ये गीत था जो तब से लेकर आज तक 150 साल हो गए हैं, और हमारे देश की युवाओं में, हमारे देश के जो जो भी देशभक्त हैं, उनमें ये नई ऊर्जा पैदा करता है। देश के प्रति कुछ करने की जो समर्पण का जो एक भाव है। समर्पण का एक भाव होता है, वो करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है, पूरे एक साल भर ये प्रोग्राम चलेगा पूरे देश में। जगह जगह इसकी चाहे प्रदर्शनियां होंगी, गायन होगा, उसमें नृत्य नाटिकाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को बहुत जरूरत है, जो इस पर एआई और मोबाइल पर निश्चित रूप सीमित से हो गया है। जी। तो ये मैं जरूर यही मुझे पूछना चाह रही थी रोशन जी कि एक तरफ हम आगे प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी रूट्स को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। ऐसे में युवाओं पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रगति आवश्यक है, नवीनता जरूरी है, लेकिन हम प्राचीनता को भूल नहीं सकते। उन जड़ों को साथ में लेकर, उन बलिदानों को साथ में याद कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका युवाओं पर, जनमानस पर क्या असर हो सकता है, जो ये पूरा 1 वर्ष का अभियान है? दरअसल जैसा आपने कहा कि जो युवा हैं उनको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अपना इतिहास भी देखना जरूरी है। अपनी जड़ों को नहीं देखेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अपना इतिहास देखना है। इसलिए हमारे देश में जो भी, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि हम लोकतंत्र की बात करते हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र तो हमारे भारत में था। हमारी संस्कृति, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे जितने हमारे गुरु थे, चाणक्य के बारे में हमने सुना है। तो हमारा इतिहास रहा है, एक हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। उस इतिहास को समझ के और फिर हमें आगे बढ़ना है। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जितने भी एआई के वीडियोस आ रहे हैं, वो इतिहास से संबंधित आ रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी क्रांति हो रही है कि लोगों को, हमारे युवाओं को समझ में तो लगे कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे ग्रंथ कैसे थे। तो हमारा, इसलिए हमारे जो आजादी का आंदोलन है, उसमें हमारे लोगों ने, हमारे जो देशभक्तों ने कितनी कुर्बानियां की हैं, ये तो समझना जरूरी है। अगर इस बात को हमारे युवा समझेंगे, तो वो अपने मोबाइल के अंदर तक सीमित नहीं रहेंगे, वो फिर उससे बाहर निकलेंगे और उसी हिसाब से अपनी रणनीति भी बनाएंगे, अपने आगे काम भी करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और हमारे युवाओं को इसकी बहुत जरूरत है। निश्चित रूप से। बढ़ते हैं रोशन जी अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 1 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब हरियाणा के सोनीपत में एसआरएम यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी प्रकाश बाबू ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी हैं। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति के समक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों एवं गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं, छात्र कल्याण लक्ष्यों, अनुसंधान एवं नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, पूर्व छात्रों की सहभागिता, परिसर में प्लेसमेंट और परिसर में सौर विद्युत उत्पादन पर एक प्रस्तुति दी गई। उपराष्ट्रपति ने उचित छात्र सुविधाएं सुनिश्चित करने, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप उभरती प्रौद्योगिकियों पर उन्नत पाठ्यक्रम शुरू करने, परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियानों को बढ़ावा देने,
अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षण सीटों को सही तरीके से भरने, स्थानीय समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने और छात्राओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, मादक पदार्थों के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और छात्रों के लिए परामर्श एवं प्रेरणा कक्षाएं आयोजित करने पर भी बल दिया। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार लाने, समग्र छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने, संबद्ध कॉलेजों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। रोशन जी उपराष्ट्रपति पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने हाल ही में छात्र सुरक्षा और ड्रग्स के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है। अगर कैंपस सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की बात हो तो आज ये एक गंभीर विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, विश्वविद्यालय स्तर पर सुरक्षा मॉडल को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि आज का जो युवा है, आज का जो छात्र है, उसको मानसिक तनाव हमने कई जगह देखे हैं और हमें लगातार इस तरह की खबरें मिलती हैं कि कुछ युवा आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो वो मानसिक स्वास्थ्य, उनका ऐसा एक वातावरण उनको देना कि वो इस तरह के कदम ना उठाएं। और हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो तो शिक्षा के मंदिर है, उनको एक जिसको हम बोल सकते हैं कि उनको संपूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। केवल जो पढ़ रहे हैं, जो शैक्षणिक उनकी किताबें हैं, वहां तक सीमित न रहें, उनको एक संपूर्ण शिक्षा मिले। उसमें मानसिक स्वास्थ्य भी है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी है, और जो आपने कहा कि ड्रग को लेकर जो समस्याएं खड़ी हो रही है उस पर जो उपराष्ट्रपति ने चीजें बताई हैं, दरअसल ये भी आपने देखा होगा कि जो हमारे युवाओं में ये प्रवृत्ति कुछ जगह, सब जगह नहीं पर कुछ कुछ जगह, जैसे हमने पंजाब को का हमने देखा है कि इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। उस परिवर्तन को कैसे रोका जाए, ये भी विश्वविद्यालय स्तर पर ही जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना होगा और ऐसा माहौल देना होगा कि वो कभी दिमाग में भी उनके ये चीजें ना आए, कभी ये सोचे भी नहीं कि हमें इस गलत तरफ जाना है। और सरकार इस तरफ से अनेक कदम उठाती है, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से तस्करियां होती हैं, गलत लोग इसमें आ जाते हैं, तो उसमें युवाओं को बचाना जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटी का जो माहौल होना चाहिए, इसको संपूर्णता में देखा जाना चाहिए कि केवल यहाँ तक सीमित न रहे कि आप आओ और डिग्री लो और घर चले जाओ। यानी जब वो कॉलेज से निकले तो एक अच्छा नागरिक बनकर निकले, और मुझे लगता है वही फोकस उपराष्ट्रपति जी का था। निश्चित रूप से रोशन जी, जब हम ये कहते हैं कि आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने करियर की ओर जा रहे हैं, तो ये लास्ट स्टेप है हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट का। तो निश्चित रूप से अगर आप एक ऐसे नागरिक बनकर निकलेंगे तो आप विकसित भारत की ओर एक अहम योगदान भी अदा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ है। इसके साथ ही कई कद्दावर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन जिलों में पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया, जिसकी वेबकास्टिंग सभी 45,341 मतदान केंद्रों से की गई। सभी केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 926 महिला बूथ और 107 दिव्यांगजन बूथ स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त मतदाताओं के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ 320 मॉडल बूथ भी स्थापित किए गए। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से क्योंकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। ये अनंतिम है,
अभी हम लोग 1 घंटे बाद जब फाइनल हो जाएगा प्रेस नोट जारी करेंगे तो उसमें 64.46% है, जो अभी 45,341 में से 41,943 का अपडेट डाटा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से। तो ये कुछ परसेंटेज 1-2% इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। रोशन जी, देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर, बिहार में रिकॉर्ड 65% के करीब मतदान। पहली बार मुझे लगता है इतिहास रच दिया गया है। आयोग ने इसे जनता की जागरूकता में बढ़ोतरी का संकेत बताया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए इतनी अच्छी, इतनी खुश खबर है ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि जो मतदान है वो चला जाता है 80-90% तक, लेकिन जो हमारे हिंदी बेल्ट में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि वो 50-60 के आसपास ही रहता है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो 61% हुआ था। दिल्ली में 60% वोट हुई थी, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुआ था। तो बिहार में जिस तरह से लोग कह रहे थे कि वहां SIR हुआ, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उसके बाद वोट कम हो जाएगा और लोगों का रुझान नहीं है, पर मुझे लगता है जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले 64.66%, और उसमें भी अगर हम मुजफ्फरपुर में देख लें तो 71% वोट हुआ है, समस्तीपुर में 70% वोट हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद 1951 में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो लोकसभा के चुनाव में 40% और विधानसभा के चुनाव में 42% वोट हुआ था। तो 42% की यात्रा आज लगभग 65% पहुंच गई है। ये बहुत अच्छी खबर है और इससे पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। और खासकर जिसमें हमें जो कल पता लगा, जो हमने बातचीत की, कि इसमें युवाओं की और महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इससे अच्छा उदाहरण और नहीं हो सकता, और पूरे देश के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपने कहा कि युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज अखबार का हर पहला पन्ना ये कह रहा है कि बिहार ने लगभग पिछले 15 से 20 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। क्या लगता है कि युवा मतदाताओं की सक्रियता का संकेत है या कुछ और? नहीं, दोनों चीजें। देखिए, युवाओं को है क्या कि युवाओं को उनके अगर ये जागरूकता उनको आ जाती है, और खासकर बिहार में तो ये ऑलरेडी है कि आपकी जो राजनीति उसमें शुचिता होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। जो गलत लोग हैं वो राजनीति में ना आए। अगर वोट नहीं डालेंगे तो जैसे अभी कह रहे थे कि बिहार में इतने लोग दागी हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, 30 लोग तो ऐसे हैं जिन पर हत्या के मुकदमे हैं। तो अगर युवा आगे नहीं आएंगे तो ये लोग जीत कर आएंगे और फिर ये लोग गंदगी फैलाएंगे। तो युवा कम से कम ऐसे लोगों को वोट डालेगा जिनकी साफ सुथरी छवि है, जो अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। यही युवा जो आज पहले वोटर हैं, ये भी धीरे धीरे राजनीति में आएंगे और देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसलिए इनका राजनीति में आना, राजनीतिक समझ होना, ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं, जितनी महिलाएं इसमें क्योंकि हमारी 50% महिलाएं हैं, अगर वो राजनीति में आती हैं, अगर वो वोट करती हैं और उनको समझ होती है, राजनीति में आते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 1998, जैसा आपने कहा 15-20 साल का, 1998 का जो वो था लोकसभा का चुनाव, उसमें जरूर करीबन 64% वोट हुआ था, लेकिन विधानसभा में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो करीबन 65% वोट हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली तक के लिए जो महानगर है, हालांकि वहां पटना में थोड़ा सा कम हुआ है वोट, जो बिहार में जो सभी जिलों में 18 जिलों में वोट हुआ, सबसे कम पटना में ही हुआ। तो हो सकता है कि शहरीकरण के कारण कुछ लोग अपने गांव न जा पाए, अपने जगह न जा पाए वोट डालने के लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ और ये देश के लिए खुशखबरी है। इससे बाकी राज्य भी इससे सबक लेंगे कि, और जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त काम किया है कि जागरूकता फैलाइए, लोगों को कहा है। और देखिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि जो बच्चे 18 साल के होने वाले हैं चुनाव के दिन, उनका डाटा पहले ही ले लिया, ताकि वो ये ना कह पाए कि अब हमारे तो मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। तो जब वो SIR कर रहे थे, उनका डाटा ले रहे थे और उन्होंने देख लिया कि ये नवंबर में उनको 18 साल के हो जाएंगे, तो उनको पहला वोटर बना दिया, उनको कहा कि अब आप इसमें वोट डालिए। तो उत्साह भी था। तो ये अच्छी बात है और इससे चुनाव आयोग को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस उत्साह में सभी लोग जिस तरीके से शामिल हुए, निश्चित रूप से ये अच्छी खबर है। रोशन जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। वे 8 से 13 नवंबर के दौरान अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करेंगी। 8 से 11 नवंबर के बीच अंगोला की यात्रा के दौरान वे वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, साथ ही अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। उसके बाद वे 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना का दौरा करेंगी।
राष्ट्रपति बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी। भारत और बोत्सवाना अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे। Honorable President will be paying a state visit to Angola and Botswana from November 8th to 13th. This will be the first ever state visit by an Indian head of state to Angola and Botswana. As all of you are familiar, India's engagement with Africa has been growing across all key pillars, from political to trade and economic to development partnership and people-to-people connections. There have been numerous high-level political engagements at the level of head of state, head of government, vice president, EAM. These engagements have allowed us to deepen our cooperation with the African region across sectors. India's engagement with Africa is guided by 10 principles outlined by Honorable Prime Minister in 2018 while addressing the Parliament of Uganda. Our expanding ties with Africa align with the development agenda of the African continent, which is reflected in their Agenda 2063 document. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा है कि भारत आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय स्थिरता से जोड़ते हुए एक वैश्विक पथ प्रदर्शक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने जन नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई, नीति, प्रौद्योगिकी, युवा, तालमेल और सामूहिक क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में एशियाई भूगोल सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सतत संसाधन प्रबंधन तीनों आपस में जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय स्थायित्व के साथ जोड़ने में एक वैश्विक पथ प्रदर्शक के रूप में उभरा है, जो 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन लाइफ के द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य वाली जीवन शैली की वकालत करता है। रोशन जी, आपके पास आऊंगी। मिशन लाइफ की जब हम बात करते हैं, COP 28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि COP 33 में, COP 33 में भारत जो है वो अगुवाई करेगा। तब से लेकर अब तक हमेशा से प्रधानमंत्री मिशन लाइफ का जिक्र करते आए हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर हम G20 की अध्यक्षता के दौरान भी बात करें तो सभी को एक शपथ दिलाई गई कि हम लोग मिशन लाइफ की ओर कदम बढ़ाएं। ये जो बदलता हुआ परिदृश्य है, क्लाइमेट जिस तरीके से बदल रहा है, इसमें ग्लोबल एक तरीके से एक साथ आने की ज़रूरत है, मतलब ग्लोबल एकजुटता की ज़रूरत है। ऐसे में ये जो बदलता परिदृश्य है, इसमें आप भारत की भागीदारी कैसे देखते हैं, बदलता स्वरूप कैसे देखते हैं, और जिस तरीके से जितेंद्र जी ने भी बात रखी है अपनी, इसे आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से वो युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा और बहुत ही जो समसामयिक विषय उठाया है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इस वक्त इसका असर हम सबको दिख रहा है और इसके असर के कारण हम देख रहे हैं कि अनेक बीमारियां फैल रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ रहा है। इसका असर सब देखने को मिल रहा है। जो UNFCCC का प्रोग्राम है COP 30, वो अभी 10 नवंबर से ब्राजील में शुरू हो जाएगा। और ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि पेरिस समझौता का ये 10वां साल भी है। तो 10 में जो पेरिस में हमने एक एग्रीमेंट किया था, क्या क्या अचीव किया, उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। भारत की तरफ से हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उसमें शामिल होंगे। लेकिन उसमें जो सबसे खराब बात हुई कि अमेरिका उस संधि से बाहर आ गया। तो अमेरिका अगर बाहर आ गया, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देश है, जो जिसके कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो कहता है कि हमारी जो लोगों का जीवन जीने का तरीका है उसमें कमी ना जाए, तो इसलिए वो कार्बन उत्सर्जन करता है, उसके जो औद्योगिक कारखाने वो चलते हैं, इसलिए वो पेरिस समझौते से बाहर हो गया। और क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फिर आ गए वापस, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही पिछली बार कहा था कि हम पेरिस समझौते से बाहर होंगे। तो ये 10वां साल है, उस पर इन सब चीजों की समीक्षा होगी। और 2023 अभी जो COP 33 होगा 2028 भारत में होगा। 2002 में भी भारत में जो COP 8 हुआ था, तब भी हमने देखा था कि भारत की उसमें भागीदारी कितनी रही। अभी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ने जो टारगेट दिया गया था, हमने अपने उत्सर्जन में 28% की कमी कर दी है। और हमारा जो
सौर ऊर्जा से, यानी जो हम फॉसिल फ्यूल से जो हम जो एनर्जी उत्सर्जन कर रहे हैं, हम चले गए हैं सौर ऊर्जा की तरफ और हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। जैसे अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि हम जो नेट जीरो हम 2070 तक अचीव कर लेंगे, ये हमारी उपलब्धियां हैं। तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक देश का काम करने से इसमें इसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक देश के कारण नहीं हो रहा है, वो किसी कारण से हो रहा है। तो अगर सभी देश इसमें भागीदार बनेंगे, जो विश्व में युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों को रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम प्रयास कर रहे हैं उनमें अगर एक युद्ध होता है तो वो सारे प्रयास उसमें विफल हो जाते हैं। तो अभी जो COP30 होगा ब्राजील में, इस पर इन सब बातों को लेकर चर्चा होगी और कैसे अपनी धरती को बचाया जाए, कैसे अपने जो हमारे ग्लेशियर हैं उनको बचाया जाए, हमारे जंगलों को बचाया जाए, हमारे जानवरों को बचाया जाए, उस पर बहुत इस पर गंभीरता से चर्चा होने वाली है। कार्बन उत्सर्जन कितना कम किया जाए उस पर चर्चा होगी। नहीं तो जैसे अनुमान है कि 2100 तक शायद ग्लेशियर पिघल जाए, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, जो हमारे टॉप वाले देश हैं वो डूब जाएंगे। तो पता नहीं फिर इस धरती पर प्राणी, इंसान नहीं, प्राणी नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ी चिंता की बात हुई। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो लाइफ स्टाइल की बात की है, लाइफ की, वो अडॉप्ट करेंगे और इसको UNFCCC ने भी अडॉप्ट कर लिया है। COP पर चर्चा होगी, वो दूसरे शब्दों में उसको कह रहे हैं, लेकिन वो लाइफ का ही उसकी जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने जीवन स्तर को कैसे बढ़ाएं, उसमें कैसे पर्यावरण को शामिल करें, ताकि हम अपने आसपास कम से कम देखें कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। उसको COP30 में भी उस पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं कि छोटी छोटी पहले भी एक बड़ा महायुद्ध हो सकती हैं, जिस तरीके से हम कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। हम डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी पहले हैं, अगर हम एक पेड़ भी अपनी माँ के नाम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्लांटेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, प्रकृति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, मिशन लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं रोशन जी। आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। नागरिकों को सुगम, त्वरित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में यह एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेगी। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा भी की। रोशन जी, भारत के लगातार बढ़ते कदम विकास की ओर। प्रधानमंत्री कल वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सुगमता को तो मजबूती मिलेगी ही। आपको क्या लगता है, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये जो नई ट्रेनें आ रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये सिर्फ यात्रा का समय घटाने तक सीमित है या ये व्यापार और पर्यटन को लेकर भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है? देखिए, ट्रेन, रेल और खासकर जो यातायात है वो हमारे देश की, किसी भी देश की विकास की धुरी होती है, उनकी धड़कन होती है। कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी देश उतनी तेजी से विकास करेगा। देखिए, अभी तक हमारे देश में जो ट्रेनें थी वो परंपरागत तरीके से आ रही, जो अंग्रेजों के जमाने से थी, और जिस भीड़ भाड़ होती थी और लोग बड़े कष्ट में सफर करते थे। कुछ ट्रेन होती थी जो सुपर एक्सप्रेस होती थी, तो उनमें सुविधाएं मिल जाती थी, नहीं तो जो स्लीपर होती थी उसमें हमने देखा है। वंदे भारत इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। वंदे भारत में एक आम आदमी को सुविधा दी गई कि आप भी एक अच्छी ट्रेन में, एक AC में, वातानुकूलित ट्रेन में आप जा सकते हैं, आपका सफर आसान हो और जल्दी हो। जो आप दिल्ली से लेके और जब आप केरल जाते थे तो आपको 3 से 4 दिन का समय लगता था, वो समय कम हो गया है। अदरवाइज लोग हवाई जहाज की तरफ जाते थे और हवाई जहाज का टिकट आपको पता है कि महंगा होता है। तो वंदे भारत ने सफर आसान कर दिया, सुविधाएं आपको दे दी, और जो कनेक्टिविटी, जो जितना समय आपका बचेगा उतना आप दूसरे काम कर सकते हो। तो देश की अर्थव्यवस्था में रेल का तो जो भागीदारी है, वंदे भारत ने उसमें कई गुना उसमें उछाल दिया है। और ये जो लोग
ट्रेन जो हवाई जहाजों की तरफ जा रहे थे, महंगे की तरफ जा रहे थे, वो वापस अब ट्रेन की तरफ आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वंदे भारत का जो कंसेप्ट है वो हमारे आम आदमी के लिए, आम आदमी जो स्लीपर क्लासों में धक्के खाता था, अब वो वंदे भारत की सफर कर रहा है और बहुत जल्दी सुविधाजनक और यात्रा कर रहा है, जिससे देश की प्रगति और तेजी से हो रही है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि रेल हमारी देश की लाइफलाइन है, और जो लाइफलाइन है वो अब और तेजी के साथ, तीव्रता के साथ हमें और आगे बढ़ा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री 8 नवंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 8 नवंबर को शाम लगभग 5 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं जैसे कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकील, अर्ध कानूनी स्वयंसेवक, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन पर विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने गुरुवार को बताया है कि रिकॉर्ड पर वर्ष 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होगा, क्योंकि अब तक पूरे वर्ष असाधारण तापमान का खतरनाक दौर जारी है। जी हां, वैश्विक जलवायु पर WMO अपडेट में चेतावनी दी गई है कि 2015 से 2025 के समय को अब तक की सबसे गर्म अवधि के रूप में दर्ज किया गया है। 176 साल पहले तापमान संबंधी रिकॉर्ड को रखना शुरू किया गया था और उसके बाद से ये अब तक का सबसे गर्म दशक है। पिछले 3 साल तो अब तक के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। WMO के स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट के अनुसार 2025 में जनवरी से अगस्त तक का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के पहले स्तर से 1.42 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। पेरिस समझौता को 2015 में करीब 200 देशों ने अपनाया था। ये समझौता कहता है कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़े और कोशिश की जाए कि 1.5 डिग्री तक सीमित रखा जाए। अब तक तापमान 1.3 डिग्री बढ़ चुका है और कार्बन गैसों के उत्सर्जन में लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2024 तक का साल अब तक का सबसे गर्म साल था। रोशन गौर जी, विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि 2025 अब तक का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे शहर, हमारी जीवन शैली इतनी गर्मी का सामना करने के लिए तैयार है? बढ़ते तापमान के लिए ये जो चुनौती हमारे सामने आ रही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर अब कदम नहीं बढ़ाए तो कब बढ़ाएंगे? देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे COP30 की, ये उसी से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल। और जो WMO ने अपनी बात कही है, दरअसल हर साल साल दर साल ये सबसे गर्म वर्ष हो रहा है, देख रहे हैं हर साल। और इसका सारा कारण है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारक, और जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं वो हमारा विकास की तरफ जाना, यानी जो हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं, हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और हथियारों का जो निर्माण हो रहा है, उन सब कारणों से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। हमारी जो वेहिकुलर पोल्यूशन, आप देखिए, गाड़ियां जितनी ज्यादा चलेंगी उसका उतना ज्यादा जलवायु पर असर पड़ेगा। और जलवायु के कारण जब इन सब चीजों का असर पड़ रहा है तो हमारा धरती का तापमान, जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट आई है कि 2 डिग्री ज्यादा बढ़ चुका है ये, और 2100 तक का जो अनुमान है कि हमारे बहुत सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हमारा जो समुद्र का स्तर उठ जाएगा, उसके बाद कई सारे जो टापू देश हैं वो उसमें डूब जाएंगे, अनेक से अनेक बीमारियां फैलेंगी। अभी आपने कोविड जो देखा, कोविड पर भी क्लाइमेट चेंज का असर है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो वायरस पैदा हो रहे हैं और ऐसी बीमारियां आने वाली हैं कि शायद इंसान, जैसा आपने कहा कि हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में कि इंसान इतनी ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो। अभी हमको अन्न जो हमारा है, ऐसा भी एक अनुमान लगाया गया है कि हमारे जो गेहूं है, चावल है, उसकी पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा बीज उसके लिए तैयार नहीं है।
तो ये सब चीजें होने वाली हैं। हमारे जो आप देखिए कि जानवरों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि जो भालू हैं, जो बर्फीले इलाके में रहते हैं, उनका व्यवहार बदल गया है। उनको नींद नहीं आ रही है तो वो जहां बस्तियां वहां आ रहे हैं लोगों पर, वो हमला कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी और वो सारा का सारा उसका असर पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो हमें अपना जीवन शैली तो बदलनी होगी, लेकिन ये बड़े स्तर पर होगा, ये छोटे स्तर पर नहीं, एक देश के स्तर पर नहीं, पूरी दुनिया के स्तर पर होगा। और जब ये COP30 ब्राजील में होने वाली है, अगर इसमें सब लोग शामिल हो जाएं और जो पेरिस में हमने क्या समझौता किया था उस पर हम उस चीज को दोबारा से लागू कर लें, और जो ट्रम्प साहब इससे पीछे हट गए हैं वो इसमें आ जाएं, इस धरती को बचाने के लिए आगे आ जाएं, और जो युद्ध हो रहा है, जो रूस का, यूक्रेन का, गाजा का, जो भी कुछ हो रहा है, उसको रोकने में अगर सफलता उनको मिलती है, तब हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती के जो तापमान है, जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, उसको हम स्थिर करने में सफल होंगे। कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जो हमने सुविधाएं उठा रहे हैं, हर घर में AC, 2-2 AC, 3-3 AC हैं, वो तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो ज्यादा ना हो उसकी तरफ हम काम कर सकते हैं। अपने जीवन स्तर को, जीवन शैली को बदल सकते हैं, ताकि हमारे जो पर्यावरण है, ये धरती बची रहे। धरती बचेगी तो जीवन बचेगा, जीवन बचेगा तो बाकी चीजें चलेंगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा जीवन शैली कैसी हो। निश्चित रूप से हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है रोशन जी। अमूमन हम ये तो कहते हैं कि सरकार इसमें क्या कर रही है, इसमें हमारे देश क्या कर रहे हैं, दुनिया के तमाम देश क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना बहुत अहम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी है वो हम सबकी है और इसमें बदलाव लाना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बात धरती की है, प्रकृति की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद 2026 T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले वर्ष T20 विश्व कप का आयोजन होना है। गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने T20 विश्व कप 2026 के आयोजनों के स्थलों की सूची में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जगह दी है। इसका फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 1 लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 का 1 दिवसीय विश्व कप फाइनल भी अहमदाबाद में ही आयोजित किया गया था। उस समय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन कुल 10 स्थानों पर किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जल सर्वेक्षण कौशल का साक्षी बना कोची। जी हां, भारतीय नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत इक्षक का 6 नवंबर 2025 को कोची में जलावतरण हुआ। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में GRSE द्वारा निर्मित 80% स्वदेशी AUV, ROV, मल्टीबीम साउंडर और हेलीकॉप्टर डेक से लैस इक्षक समुद्री सर्वेक्षण, सुरक्षित नौवहन और रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। 6 नवंबर 2025 का ये दिन कोच्चि नौसेना बेस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है, क्योंकि बात ऐसी है कि भारतीय नौसेना का नया सर्वेपोत INS इक्षक राष्ट्र की सेवा में शामिल हो गया है। मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में ये जलावतरण केवल एक समारोह नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल बन गया। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इक्षक में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं, जो भारत की तकनीकी शक्ति और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs की भागीदारी का गौरवपूर्ण प्रतीक बनेगा। इक्षक, जिसका संस्कृत में अर्थ मार्गदर्शक है, सचमुच यह पोत समुद्र का सच्चा पथ प्रदर्शक बन चुका है। हाई रिजोल्यूशन मल्टीबीम इको साउंडर, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और 4 सर्वे मोटर बोट जैसे अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक एवं समुद्र विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित जहाज इक्षक भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक बेड़े में अभूतपूर्व तकनीकी क्षमता को जोड़ता है। जहाज में स्थापित हेलीकॉप्टर डेक इसकी परिचालन सीमा को और विस्तार देता है, जिससे ये विभिन्न समुद्री अभियानों और बहुउद्देशीय गतिविधियों को प्रभावी रूप से अंजाम देने में सक्षम बनता है। इक्षक का जलावतरण भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन चुका है।
ये सिर्फ एक पोत नहीं बल्कि स्वदेशी कौशल, तकनीकी उत्कृष्टता और राष्ट्रभक्ति का संगम है। निश्चित रूप से भारत के कदम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। रोशन जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रोशन जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? इक्शक अब भारत में नई रफ्तार के साथ भारत की सुरक्षा की गति को और रफ्तार देने वाला है। देखिए, हमारी नौसेना जी दुनिया की उन नौसेनाओं में शामिल है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और हमारी नौसेना में अभी तक हमने देखा कि जो हम विदेशी इक्विपमेंट्स लाते थे और हमारे युद्धपोत होते थे वो विदेशी सामान से बने होते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 100% जो युद्धपोत हमारे देश में तैयार हो रहे हैं वो स्वदेशी हो रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय बना रहे हैं, भारतीयों द्वारा बनाए जा रहे हैं, भारतीय सामान से बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ चीजें जो इक्विपमेंट होते हैं वो विदेशों की होती हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर वाले जो स्वदेशी हैं। और हमने देखा कि पिछले 10 सालों में लगभग 50 युद्धपोत हमारे नौसेना में शामिल हो चुके हैं जो स्वदेशी हैं। और इसके अलावा जो एक नौसेना का जो एक प्लान है कि 2035 तक 200 युद्धपोत जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, क्योंकि हमारे पास हिंद महासागर है, हिंद महासागर भी बहुत बड़े स्तर पर है, अरब सागर है, हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें हमारे देश की रक्षा करना, हमारे देश की सुरक्षा, हमारी जो जल सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारी नौसेना मजबूत है। और जब उसे स्वदेशी उपकरण मिलते हैं तो वो और मजबूत होती है। और वो केवल हमारी नौसेना केवल अपने ही सीमाओं की रक्षा नहीं कर रही है। ये जब समुद्री डकैत आते हैं तो हमारी नौसेना ही उनको अफ्रीका तक पकड़ने जाती है या उनको जो दूसरे देशों के जहाज होते हैं उनको उनसे मुक्त कराती है। तो हमारी नौसेना तो प्रहरी है, हमारे समुद्र की प्रहरी है। और ये तब हमें और खुशी मिलती है कि स्वदेशी इसमें सामान का इस्तेमाल हो रहा है, स्वदेशी युद्धपोत बन रहे हैं। और हमारी आत्मनिर्भरता और जो हमारी हम खुद सब कुछ बना रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत अब एक नए विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है रोशन जी। और एक जाने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन और लेना चाहूंगी। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम 100 वर्ष पूरे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा हॉकी एक जमाने में तो हमारा राष्ट्रीय खेल होता था और हमने जो गोल्ड मेडल जीते थे वो हॉकी में ही जीते थे, आजादी से पहले भी और आजादी के तुरंत बाद भी। लेकिन धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा ढलान आया, लेकिन फिर भी हमारी हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया है और आगे भी करेगा। और हमारे जो युवा हैं उसमें जुड़ेंगे। अभी हमारे देश में जैसे अभी आपने कहा कि T20 का विश्व कप होने वाला है, तो हमारे युवा थोड़ा क्रिकेट की तरफ ज्यादा झुक गए हैं। लेकिन फिर भी हमारा हॉकी जो हमारे देश की एक शान हुआ करती थी वो आगे भी रहेगी। और जो हमने गोल्ड मेडल, एक हमारा जो स्वर्णिम युग था हॉकी का, वो दोबारा लौटेगा, ऐसे में कामना करता हूँ। बिल्कुल, सुप्रभात में आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोशन गौर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाला यह शताब्दी समारोह आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवसर पर भारत के 550 से अधिक जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह समारोह सुबह 8:30 बजे शुरू होगा और भारतीय हॉकी के गौरवशाली सफर को दर्शाने वाले कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लगभग कई स्थलों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो भी चुका है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खेल से जुड़ी कुछ जानकारी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। 100 years ago, a saga was born. Not of swords, but of sticks. Not on battlefields, but on fields of green. Indian hockey rose, a symbol of our indomitable spirit. 1925. The world witnessed the dawn of a golden era. 6 consecutive Olympic golds. An empire of excellence unmatched in history. Today, India boasts a total of 13 Olympic medals in hockey, a testament to its enduring legacy. Legends like Dhyan Chand ruled the game with magic in their sticks, turning hockey into a divine art. In 1975, we conquered the world once again, lifting the World Cup, and each victory was a roar, a reminder that India's legacy was eternal. But
was a time when the roar of Indian hockey fell silent. The year was 2008. For the first time in history, our men's team failed to qualify for the Olympics. This wasn't just a defeat, it was a call for a revolution. From this silence emerged a revolution. In 2009, Hockey India was born, igniting a spark that would reignite the soul of our national sport. In 2010, India hosted the Men's Hockey World Cup in Delhi. The world's best arrived, and though victory eluded us, the message was clear. India was back. 2012 saw a pivotal moment. The men's team stormed their way to the London Olympics, reigniting hope across the nation. Celebration time for India. And then in 2013, the game changed forever. The Hockey India League brought global superstars to Indian soil, inspiring a new generation. Orissa became the beating heart of Indian hockey. In 2018, Bhubaneswar hosted the Men's World Cup, showcasing world-class hockey in a world-class stadium. And in 2023, the world witnessed India's hockey grandeur as Bhubaneswar and Rourkela hosted the biggest ever World Cup, cementing our legacy. After the 2023 World Cup, India continued its dominance. The men's team triumphed at the Asian Champions Trophy in Chennai. The women's team showcased their rising power at the Asian Champions Trophy in Ranchi. Women's hockey emerged as a powerhouse. From hosting the Women's Series finals to the 2024 Asian Champions Trophy, Indian women proved their mettle, inspiring millions across the nation. The future is bright because it's nurtured today. And this is the moment India was waiting for. Junior World Cups in 2013, 2016, 2021 gave young talent a stage to shine. With robust age group tournaments and development programs, the next Dhyan Chand is waiting in the wings. Hockey India envisioned a comeback, a return to the golden age of Indian hockey, and then it happened. 41 long years, a nation waited, hoped, and dreamed. And in Tokyo 2021, that wait ended. The men's team won bronze, and the women fought valiantly. But destiny had more in store. In Paris 2024, history repeated itself. The golden days of Indian hockey were reborn. And now, after 7 years, the revival of Hero Hockey India League has once again become a game changer for Indian hockey on the global stage. Indian hockey stood tall once again, not just as a sport, but as the beating heart of 1 billion people. साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं. A century ago, Indian hockey captured the world's imagination. Today, it stands taller than ever. Hockey India has transformed the sport from a symbol of national pride to a global powerhouse. Indian hockey, 100 years of glory. The legacy lives on.